हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र के लिए क्वेश्चन पेपर हम देख रहे थे और इसमें मैंने आपको पार्ट फर्स्ट का वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। तो जिन्होंने नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर मैंने आपके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार से देख सकते हैं, मैंने उसमें पूरे सॉल्व करा दिए हैं। आगे के जो प्रश्न है मैं आपको अब बताऊँगा इस वीडियो में और पूरे सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से आपके सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसका मैंने आंसर ऑलरेडी आपको पार्ट 1 के वीडियो बता दिया है। तो पार्ट 1 का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सेकंड आपका यहाँ पर पेज हो गया। अगला देखिए, चौथा प्रश्न ये रहा, पाँचवा प्रश्न ये रहा और उसके बाद देखिए छठवां प्रश्न, अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, बचत क्या है। यहाँ से हमें देखिए आंसर देखने थे, यहाँ तक हमने देख ली थी। अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण ये हमने देख लिया था, जो जीएसटी होता है। यहाँ तक हमने आंसर आपके कंप्लीट कर दिए थे पिछले वीडियो में। अब हमें यहाँ से देखने हैं, प्रश्न क्रमांक 6 से देखना है, तो चलिए देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 हमसे पूछा है, अर्थशास्त्र से क्या समझते हो, ठीक है। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। तो अर्थशास्त्र से क्या समझते हैं, तो प्रश्न 6 है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। अर्थशास्त्र से क्या समझते हैं, तो कैसे लिखना है इसको, देखिए सिंपल सा है। आप लोग अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो अर्थशास्त्र से आपको पता ही होगा। तो देखिए यहाँ से आप इसको आंसर लिख सकते हैं। अर्थशास्त्र दो शब्दों से, अर्थ प्लस शास्त्र योग से बना है, ठीक है। इस प्रकार से इसको समझा देना है आपको, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला पूछा है, बचत क्या है। तो बचत क्या होती है, तो देखिए इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे। बचत सामान्य अर्थों में बचत का अर्थ है धन को संरक्षित करने तथा बैंक रखने, पेंशन फंड में निवेश करने इत्यादि से लगाया जाता है। लेकिन व्यापक अर्थ में बचत शब्द खर्च घटाने, संसाधन बचाने जैसी आर्थिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। तो ये बचत हो जाएगी। अगला देखिए, उपभोक्ता से क्या समझते हो, सांख्यिकी क्या है। तो उपभोक्ता क्या होता है और सांख्यिकी क्या है, तो देख लीजिए। उपभोक्ता का आप आंसर लिखेंगे यहाँ से, तो इसका आंसर हो जाएगा इतना, ठीक है। उपभोक्ता क्या होता है, इस प्रकार से इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला पूछा है, सांख्यिकी क्या है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सांख्यिकी। यहाँ से देखिए सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों, संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण, उसके गुणों का आकलन क्षेत्रों में लागू होता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न 4 हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न 7 का अथवा वाला देख लिया हमने। अब देखते हैं आगे के प्रश्न, ठीक है। देखिए पूरा प्रश्न पत्र मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि डिफरेंट जिलों में डिफरेंट पेपर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि आप ऐसा देखें कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रश्न 9 देख लीजिए, प्रश्न 8 देख लीजिए। यहाँ पर प्रश्न 8 क्या कह रहा है, चर के दो उदाहरण लिखिए, ठीक है। यानी कि आपके सभी जो जिले हैं, ठीक है, डिफरेंट पेपर भले ही हों, लेकिन जो प्रश्न है वो आपके आपके मोस्टली कॉमन हो जाते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं जो एक दो आपके चेंजेस रहते हैं, ठीक है। तो चर के दो उदाहरण लिखना है, चर के दो उदाहरण देना है। तो प्रश्न 8 है, इसका आंसर चलिए हम देख लेते हैं। चर के दो उदाहरण, तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ से आप देख सकते हैं, लिखिए, ठीक है। 22+5 = 36 में बाई एक चर है और यहाँ बाई का मूल 31 होगा, ठीक है। बाई का मान अपन निकालेंगे, इस 36 में 5 घटा के जैसे तापमान दिन के समय पर निर्भर करता है, तो इस प्रकार से इसका लिख सकते हैं, चर के उदाहरण। अगला देखिए, दूरभाष पर साक्षात्कार के दो लाभ बताइए, ठीक है। तो दूरभाष पर साक्षात्कार के लाभ देखिए, साक्षात्कार विधि का प्रयोग में लाना सरल है, छात्रों की अंतर्दृष्टि को विकसित करने में सहायक होती है, ठीक है। तो ये होता है साक्षात्कार। दूरभाष पर जो होते हैं इंटरव्यू वगैरह दिए जाते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं या फिर जिनसे कोई प्रेरित हो सके, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है। प्रश्न 9 है आपका, वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं, वर्गीकरण से तात्पर्य क्या है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं, वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है। ये रहा प्रश्न 9, इसका आंसर देखिए, ये रहा, वर्गीकरण से तात्पर्य है क्या। तो यहाँ से लिखेंगे, वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसका स्क्रीनशॉट आप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न कौन सा है, 9वां का अथवा है, प्राथमिक आंकड़ों की दो विशेषताएं लिखना है। तो प्राथमिक आंकड़ों की विशेषताएं चलिए हम देख लेते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक आंकड़ों की जो विशेषताएं हो जाएंगी, प्राथमिक आंकड़ों की विशेषताएं, प्रश्न 9 है, इसका अथवा देखिए हमें मिल जाएगा यहीं पर। प्राथमिक आंकड़ों की विशेषताएं ये हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 और 2, यहाँ पर आपके लगा लेंगे टिकन को, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है अगला वाला, बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर बताना है। प्रश्न 10 है, बहुलक माध्यिका में अंतर बताना है। तो प्रश्न 10 का मिल जाएगा हमें यहाँ पर, बहुलक और माध्यिका में ये रहा अंतर, ठीक है। तो बहुलक माध्यिका में इस प्रकार से अंतर आप समझा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, ये बहुलक माध्यिका में अंतर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, दो प्रकार के समांतर माध्यमों के नाम लिखना है। तो दो प्रकार के समांतर माध्यमों के नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं, भारित समांतर माध्य, ठीक है, और पहला है सरल समांतर माध्य। ये हो जाएंगे दो प्रकार के समांतर माध्य, इनका आंसर आप कर सकते हैं यहाँ से। अगला देखिए,
परिक्षेपण क्या है? प्रश्न 11 है परिक्षेपण क्या है? तो प्रश्न 11 का आंसर देखिए, ये रहा हमारा प्रश्न 11। इसका आंसर देखिए यहाँ से लिख लेंगे, परिक्षेपण क्या है। ठीक है, प्रकाश के परिचय में होकर गुजरने पर विभिन्न रंगों का प्रकाश में वेट जानने को परिक्षेपण कहते हैं। उसके बाद देखिए मानक विचलन को परिभाषित करना है, अथवा में पूछा है मानक विचलन। ठीक है, तो मानक विचलन देख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा आपको मानक विचलन को परिभाषित करिए। ठीक है, अगला देखते हैं चतुर्थक विलयन क्या होता है। चतुर्थक विलयन क्या है? तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं, चतुर्थक विलयन। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर, चतुर्थक विलयन क्या होता है। तो इसका आंसर यहाँ से कर लेंगे। और उसके बाद अथवा पूछा है विस्तार गुणांक, तो विस्तार गुणांक भी यहीं पर है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से विस्तार गुणांक समझा देना है, चतुर्थक विलयन ये हो जाएगा। अगला देखते हैं सूचकांक से आप क्या समझते हैं, सूचकांक क्या होता है। तो प्रश्न 13 का आंसर चलिए देख लेते हैं, सूचकांक क्या होता है। तो 13 का आंसर हमें मिल जाएगा यहाँ पर, देखिए ये रहा सूचकांक, देख लीजिए सूचकांक। ठीक है, निर्देशांक या सूचकांक से क्या आशा है भाई है, इसका आंसर देखिए इस प्रकार से कर लेंगे। ठीक है, अब पूछा है हमसे निर्देशांक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो एक ही चीज़ है, निर्देशांक सूचकांक परिभाषित करना है, किसी के अनुसार परिभाषित कर सकते हैं, तो इसको कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है हरित क्रांति क्या है और लघु उद्योग क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हरित क्रांति क्या है, लघु उद्योग क्या है। तो इन सबको आप पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही। हरित क्रांति क्या होता है, प्रश्न हमारा है 14। ठीक है, तो इसका आंसर चलिए देख लीजिए, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए हरित क्रांति क्या है, इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, और अथवा में पूछा है हमसे हरित क्रांति के अथवा में पूछा है लघु उद्योग क्या है, तो लघु उद्योग यहाँ से आप दर्शा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला देखते हैं विपणन योग अधिशेष क्या है। तो इसका आंसर देख लीजिए, ये हो जाएगा विपणन योग अधिशेष क्या है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए योजनाओं के लक्ष्य क्या होने चाहिए, प्रश्न 15 का अथवा है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ से लिख लेंगे, योजनाओं के लक्ष्य क्या होना चाहिए, इस प्रकार से इसको कर लीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं द्वितीयक और प्राथमिक डेटा में क्या अंतर है। तो द्वितीयक और प्राथमिक डेटा में अंतर आपको बताना है, प्रश्न 16 है। ठीक है, तो प्रश्न 16 का आंसर चलिए देख लेते हैं, हमारा ये रहा द्वितीयक और प्राथमिक डेटा में जो अंतर है वो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा यहाँ से द्वितीयक और प्राथमिक डेटा में अंतर, इस प्रकार से देखिए 4 अंतर है, आप कर लीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न सूचनाओं को अथवा वाला इसका 16 का, निम्न सूचना को एक उपयुक्त आलेख के रूप में प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो बस आलेख बनाना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो प्रश्न कौन सा है हमारा 16 का अथवा, तो चलिए ये रहा इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 2014-15 में निर्यात करोड़ में 640 इस प्रकार से दिया गया है। उत्तर में आपको बस इस प्रकार से बना देना है इसको। ठीक है, उपयुक्त आलेख के रूप में प्रस्तुत करना है। तो देखिए इस प्रकार से बना सकते हैं, निर्यात करोड़ में इस प्रकार से दर्शा देंगे, और यहाँ पर वर्ष दर्शा देंगे वर्ष। ठीक है, और यहाँ पर आपके देखिए वर्ष लिखा आपने 2014-15 में हुआ 600 करोड़, और फिर 700 हुआ 2015-16, इस प्रकार से बना देना, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखिए माध्य विचलन के गुण लिखिए, 17 प्रश्न है, माध्य विचलन के आपको गुण लिखना है, प्रश्न 17 है। तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए, ये रहा प्रश्न 17 का आंसर, माध्य विचलन के गुण। ठीक है, माध्य विचलन के गुण लिखना है, तो यहाँ से लिख लेंगे माध्य विचलन के गुण, 4-5 गुण लिखे हुए हैं, कोई 3 तो जरूर कर लेना। अब पूछा है अगला वाला माध्य विचलन के दोष भी लिखना है, तो दोष भी देख सकते हैं, इस प्रकार से माध्य विचलन के दोष हो जाएंगे, इस प्रकार से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं माध्य विचलन की गणना प्रक्रिया को समझाना है। तो माध्य विचलन की गणना प्रक्रिया इस प्रकार से देखिए यहाँ से हो जाती है, इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ। गणना प्रक्रिया यहाँ से आप शुरू करेंगे। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न है, 3.5 ही नंबर का है, माध्य विचलन की गणना प्रक्रिया। तो यहाँ से देखिए समझाएंगे आप माध्य विचलन की गणना प्रक्रिया, यहाँ से हो जाएगा आपका 2 पॉइंट, उसके बाद अंक लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप लिखेंगे। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखते हैं माध्य विचलन हो गया, निम्नलिखित आंकड़ों से मानक विचलन की गणना करना है। ठीक है, तो मानक विचलन की गणना करना है, ये आपको आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, अब आकार दिया है, आवृत्ति दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए इसका यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर देखिए इस प्रकार से करेंगे, पूरा ही आप देखेंगे। यहाँ पर आकार आप एक्स ले लेंगे, आवृत्ति एफ आपकी है, कल्पित माध्य से विचलन डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है, एक्स माइनस ए, और ये बराबर 5। ठीक है, इस प्रकार से आप लेते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो दिया है उस हिसाब से पूरा सॉल्व करेंगे, तो आपका लास्ट में जो आंसर आपका आएगा यहाँ पर प्रमाप विचलन। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा आपका। ठीक, 2.07 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसका देखिए अगला प्रश्न देखते हैं।
जीडीपी के बारे में आप क्या समझते हैं? प्रश्न 19 है, जीडीपी के बारे में आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर चलिए देख लेते हैं, जीडीपी क्या होता है। प्रश्न 19, तो ये रहा इसका आंसर, जीडीपी क्या होती है? ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका लिख सकते हैं, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, योजना के रूप में समता के साथ विकास की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अथवा है, तो इसमें अथवा वाला देखिए, यहाँ से इसका आप कर सकते हैं, इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इस प्रकार से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सारणीबद्ध प्रस्तुति के कोई 4 गुण लिखना है। तो सारणीबद्ध प्रस्तुति के गुण देखिए, प्रश्न कौन सा है हमारा? 20वां है, तो 20वां हमें मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए सारणीबद्ध प्रस्तुति के गुण, देखिए ये रहा सारणीबद्ध प्रस्तुति के गुण। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, ये है वैज्ञानिकता है, उपयुक्त आकार, वैज्ञानिकता, उद्देश्य अनुसार, तुलनात्मक, इकाई का आलेख, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से सभी आंसर आपको कर देने हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, सारणीबद्ध प्रस्तुति का हो गया, निम्नलिखित आंकड़ों का बारंबारता वक्र बनाना है। ये आपको आंकड़े दिए हैं, उम्र साल में दी गई है, निवासियों की संख्या दी गई है, इसका बारंबारता वक्र बनाना है। प्रश्न 20 है, इसका अथवा हमें मिल जाएगा। यहीं पर देखिए इसका बारंबारता वक्र कैसे बनाते हैं, तो देख लीजिए इसका आंसर। देखिए यहाँ से देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का बारंबारता वक्र बनाना है, ये प्रश्न है। उम्र दी गई है, निवासियों की संख्या दी गई है, इस प्रकार से आप बना देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप निवासियों की संख्या दर्शा देंगे, यहाँ पर उम्र दर्शा देंगे। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 से 10 तक कितना हो जाएगा? 10 से 20। तो यहाँ पर देखिए 0 से 10 के बीच कितना है? 150 है, तो 150 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसके बीच में आ जाएगा 150। ठीक है, इस प्रकार से आपको दर्शा देना है, यहाँ पर इसको बना सकते हैं बारंबारता वक्र को। उसके बाद देखिए अगला देखते हैं, प्रश्न 20 हो गया कंप्लीट। अब अगला वाला देखते हैं, 21 प्रश्न कह रहा है। प्रश्न 21 कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों से अंकगणित माध्य परिकलित करिए। ठीक है, तो अंकगणित माध्य परिकलित करना है, ये वाला प्रश्न है, तो 21वां। ठीक है, तो प्रश्न 21 का आंसर देख लीजिए, ये रहा अंकगणित माध्य। ठीक है, अंकगणित माध्य परिकलित करना है, ये प्रश्न है। तो निशान देख लीजिए यहाँ पर 10, 20, 20 से 30 है, और छात्रों की संख्या यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ से देखिए आंसर उत्तर लिखेंगे, यहाँ से उत्तर डालेंगे। इस प्रकार से जो आपको देखिए यहाँ पर निशान आप यहाँ से लिख सकते हैं। 10 से 20 मध्य मूल्य निकाल लेंगे, छात्रों की संख्या, आवृत्ति, ठीक है, विचलन निकाल लेंगे, फिर आवृत्ति का गुणनफल यहाँ पर निकाल लेंगे। इस प्रकार से निकालते जाएंगे। ठीक है, और इस प्रकार देखिए इन्हें दोनों में गुणा करना होता है, 2 गुणा करके जो निकल आता है हमें आवृत्ति का गुणनफल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए पूरा जितने दिए गए हैं ना सबका निकालना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर समेशन ऑफ FM जो हो जाएगा आपका -400। ठीक है, और इस प्रकार से देखिए जो लास्ट में हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए x बराबर x का मान पहले निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर साइड में x का मान निकाल लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट में आपका आंसर यहाँ तक हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो इस प्रकार से कर लेना है। अगला देखिए इसमें पूछा है, इनके डेटा की माध्यिका की गणना करनी है। ठीक है, तो अच्छा ये वाला प्रश्न आपका यहाँ से है। ठीक है, इसको इसमें नहीं करना है। ठीक है, ये अलग प्रश्न है। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा ऊपर वाला, और यहाँ से हो जाएगा ये वाला प्रश्न। इसका आंसर देखिए यहाँ से लिखेंगे इतना, और फिर जाएंगे यहाँ ऊपर यहाँ से। ठीक है, इस प्रकार से इतना आएगा इस वाले प्रश्न का उत्तर। ठीक है, यहाँ पर आपको कर लेना है। अगला देखिए, सूचकांक संख्या के किन्हीं 4 महत्वों को स्पष्ट करना है। x y के बीच सहसंबंध गुणांक की गणना करना है। प्रश्न 22 है, इसका हम आंसर देख लेते हैं। प्रश्न 22 मिल जाएगा हमें यहाँ पर। ठीक है, सूचकांक संख्या के किन्हीं 4 महत्वों को स्पष्ट करना है। तो इसके देखिए जटिल तथ्यों की सरलता, इस प्रकार से सभी 4 महत्व हो जाएंगे। 5 लिखे हैं, 4 कर लेना आसानी से आप। ठीक है, उसके बाद देखिए x y के बीच यहाँ पर निकालना है सहसंबंध गुणांक। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए, सहसंबंध गुणांक इस प्रकार से इसका आंसर करेंगे आप लोग यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे लिख लेंगे इस प्रकार से, यहाँ से कंप्लीट आपका हो जाएगा आंसर इतना। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला देखते हैं, वैश्वीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करना है। ठीक है, तो प्रश्न 23 है, इसका आंसर हम देख लेते हैं। वैश्वीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करना है। ठीक है, तो ये रहा वैश्वीकरण की अवधारणा। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है स्थानीय, क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें पूछा है अथवा में है, आर्थिक विकास में उदारीकरण के योगदान की व्याख्या करनी है। तो ये हो जाएगा यहाँ से आपका इसका कंप्लीट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पूरा पेपर देख लिया है, पूरा ही सॉल्यूशन मैंने बता दिया इसी वीडियो में। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर करना।
आप लोगों ने 2 लाख तो करवा दिए और आगे के लिए आप बस तैयार रहें। तो चलिए अब अगली परीक्षा के लिए तैयार रहना है, आपको अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे प्रोवाइड कराए जाएँगे आगे के लिए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।